गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ। जैसा आपको पता ही है, वाणिज्य वर्ग के अंतर्गत यानी कॉमर्स साइड के अंतर्गत आप इसमें मैं आपको दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा, एक अकाउंट और एक बीओ। तो ये है आपका बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज आपका टॉपिक है साझेदारी और उसके लक्षण, यानी प्रश्न बनता है साझेदारी क्या है, उसके क्या लक्षण हैं। कल आपने पढ़ा था एकाकी व्यापार के लाभ हानि, यानी जिसमें एक व्यक्ति व्यापार करता है। अब साझेदारी क्या होती है, इसका अर्थ क्या है? एकल स्वामित्व व्यवसाय के दोषों के कारण एक जीवंत विकल्प के रूप में साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जो एकाकी व्यापार में दोष थे उसके कारण साझेदारी का जन्म हुआ। जहाँ एकल स्वामित्व में व्यवसाय में विस्तार, वित्त एवं प्रबंध संपत्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, वह इसके विपरीत साझेदारी में अधिक पूंजी निवेश, विभिन्न प्रकार के कौशल एवं जोखिम में भागीदारों की आवश्यकता का पूरा करने में की सामर्थ्य होती है। अब इसकी परिभाषाएं इस प्रकार हैं। एल एच हेनी के अनुसार साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध के लिए सर्वथा योग्य हैं तथा जिन्होंने निजी लाभ के लिए आपस में मिलकर एक वैधानिक व्यापार करने का समझौता किया है। इसकी दूसरी परिभाषा है भारतीय परिषद अधिनियम 1872 के अनुसार साझेदारी उन लोगों के मध्य संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय में अपनी संपत्ति, श्रम अथवा निपुणता को मिला लिया है तथा आपस में उन्होंने होने वाले लाभ को बांट लिया है। ये दो परिभाषाएं हैं। इसके अलावा एक उपयुक्त परिभाषा यह भी दी जा सकती है कि साझेदारी से आशय उस संगठन से है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई वैध व्यापार करते हैं, वह साझेदारी कहलाता है। इस प्रकार यह तो साझेदारी का अर्थ और परिभाषा हुई। अब इसके लक्षण पर आते हैं, यानी कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है स्थापना। व्यवसायिक संगठन का जो साझेदारी स्वरूप है, इसकी स्थापना भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा होती है। यानी 1932 में भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित हुआ था, जिसके अनुसार साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाता है। इसके अंतर्गत साझेदारों के बीच संबंध, लाभ हानि का बंटवारा किस प्रकार होगा एवं व्यवसाय के संचालन के तरीकों को निश्चित किया जाता है। दूसरा इसका जो लक्षण है वह है देयता, यानी इसमें साझेदारों का दायित्व कैसा होता है। किसी भी साझेदारी में किसी फर्म के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब है कि अगर फर्म में हानि होती है, फर्म बोलते हैं साझेदारों के समूह को, तो व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त हैं, तो ऋणों के भुगतान करने के लिए साझेदारों की निजी संपत्ति उत्तरदायी होगी। यानी अगर फर्म में हानि होती है तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी फर्म की हानि चुकानी पड़ेगी। नंबर 3 है जोखिम वहन करना। व्यवसाय का संचालन एक समूह के रूप में करने से व्यवसायिक जोखिमों को भी सभी साझेदारों द्वारा वहन किया जाता है। यानी व्यवसाय में जोखिम होता है, उसे सभी साझेदार आपस में मिलकर वहन करते हैं। अगर प्रतिफल में लाभ होता है या हानि होती है तो उसे उनमें जो आपस में अनुपात तय है उस अनुपात में बांट लेते हैं। तीसरा है निर्णय लेना एवं नियंत्रण। साझेदारों द्वारा निर्णय संबंध आपसी सहमति के आधार पर लिए जाते हैं। यानी जो साझेदार हैं अगर फर्म को निर्णय लेते हैं तो आपसी सहमति के आधार पर भी निर्णय लेते हैं। साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं और व्यवसाय की हानि एवं जोखिम पर नियंत्रण करते हैं। यही व्यवसाय में अगर हानि हो रही है तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा, इस संबंध में विचार करते हैं। अतः फर्म के कार्यों के प्रबंध में सभी साझेदारों का योगदान रहता है। अगला लक्षण है निरंतरता। साझेदारी के अंतर्गत निरंतरता की कमी इसकी सबसे प्रमुख समस्या है। यानी इसका जो प्रमुख दोष है, आप इसे दोष भी कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं, वो है निरंतरता की कमी। अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या अवकाश ग्रहण कर लेता है वह, या दिवालिया हो जाता है, तो उसके कारण साझेदारी का व्यापार समाप्त हो जाता है और शेष साझेदार नए समझौते के आधार पर व्यवसाय को चालू कर सकते हैं। यानी पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है और उसके स्थान पर नई साझेदारी चालू करनी पड़ती है। अगला है सदस्यता। अब इसमें जो साझेदारी फर्म है इसमें कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए, कम से कम। यानी व्यापार करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है, यानी 2 साझेदारों का होना आवश्यक है। लेकिन भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की
धारा 464 के अनुसार यह संख्या अधिकतम संख्या 100 कर दी गई। लेकिन इसके बाद 2014 में कंपनी विविध नियम के अनुसार के 10 के अनुसार अब वर्तमान समय में किसी भी साझेदारी संगठन में अधिकतम 50 सदस्य हो सकते हैं, यानी कम से कम 2 और अधिकतम 50। लास्ट है एजेंसी संबंध। साझेदारी की परिभाषा इस तथ्य को संकेत करती है कि सभी साझेदार मिलकर व्यवसाय को चलाते हैं, एजेंट के रूप में कार्य करता है और स्वामी के रूप में, यानी साझेदार चाहें तो सभी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं या उनकी तरफ से कोई एक व्यक्ति व्यवसाय का संचालन कर सकता है। इसका मतलब वो बाकी साझेदारों का क्या कहलाएगा, वो बाकी साझेदारों का एजेंट कहलाएगा, यानी वो स्वामी भी है और वो एजेंट भी है। चूँकि वह सभी साझेदारों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह उनका एजेंट है तथा उनके कार्यों में अन्य साझेदार आबद्ध हो जाते हैं। प्रत्येक साझेदार स्वामी भी है और दूसरे साझेदारों के कार्य के प्रति आबद्ध भी रहता है। इसका सार ये है, अगर व्यापार में चाहे तो सभी साझेदार सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं या अपनी ओर से किसी एक साझेदार को इस कार्य के लिए छोड़ सकते हैं कि वह व्यवसाय का संचालन करता रहेगा। तो वह जो साझेदार व्यवसाय का संचालन करेगा वो उनके एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे अपनी फेयर कॉपी में उतार लेंगे और साथ में आप इसे रिवाइज भी करते रहेंगे। धन्यवाद।